नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्ष 2022 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक जितने भी वर्षों में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? यानी कौन सी ऐसा मेथड है चारों विकल्पों में जो कि बच्चे को एक्टिव बना करके रखेगा कक्षा में। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि व्याख्या प्रणाली। व्याख्या जब बात की जाती है प्राइमरी लेवल के लिए तो ये निगेटिव हो जाता है। क्यों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे खेल के माध्यम से या फिर कहानियों के माध्यम से सीखेंगे। क्यों खेल और कहानियों के पर ज़्यादा जोर दिया गया है? आपने थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम पढ़ा होगा कि बच्चा अगर किसी काम में रुचि ले रहा है तो वह उस काम को खुद करने के लिए तत्पर रहता है। यानी बच्चा एक्टिव कब रहेगा, किसी काम में रुचि कब दिखाएगा, किसी काम को करने के लिए तत्पर कब रहेगा? जब वह उसके इंटरेस्ट की बात होगी। यहाँ पर बच्चे खेल में और कहानियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को खेल और कहानियों के माध्यम से सिखाइए। जबकि व्याख्या की जब बात आती है, जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, लेक्चरर आते हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं, वो लेक्चर देकर के चले जाते हैं। वो सुने ना सुने उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये लेक्चरर प्रोसेस जो होता है, लेक्चरर जो प्रणाली है, व्याख्या जो प्रणाली है, ये हायर क्लासेस के लिए डीएलएड कोर्स जो डिजाइन किया गया है या प्राइमरी के लिए डिजाइन किया गया है। तो इससे बच्चों को सक्रिय नहीं बनाया जा सकता कक्षा में, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। ये हायर क्लासेस के लिए होता है। तीसरा देखिए, गति प्रणाली। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग बात करते हैं समावेशी कक्षा की तो उसमें सारे प्रकार के बच्चे हैं। जैसे जो पैर से विकलांग होंगे वो भी होंगे, नॉर्मल बच्चे भी होंगे। तो गति सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है गति प्रणाली, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अभिनय प्रणाली। अभिनय में जैसे मान लीजिए कोई रोल प्ले किया जा रहा है, कोई नाटक किया जा रहा है, तो नाटक में पूरी कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे तो भाग ले नहीं सकते। जाहिर सी बात है कुछ ही बच्चे भाग लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो बच्चे भाग लिए हैं वो तो एक्टिव रहेंगे, बाकी बच्चे हो सकता है वो बोर महसूस कर रहे हो तो वो सक्रिय ना हो कक्षा में उस दौरान। तो ये भी हमारा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली की तो आप खुद महसूस करके देखिए, जब कक्षा में कोई टीचर प्रश्न पूछ रहे होते हैं पूरी कक्षा से तो सारे बच्चे एक्टिव होकर के सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि इससे बच्चे के मन में यह रहता है कि हो सकता है कि मेरे से टीचर प्रश्न पूछ लें, तो सभी बच्चे इससे एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि प्रश्न इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि बच्चे में क्यूरियोसिटी जनरेट हो, बच्चे उत्सुक हों चीज़ों को जानने के लिए। और जब बच्चे उत्सुक होंगे तो वह उस चीज़ में रुचि लेंगे, और रुचि लेंगे तो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के हिसाब से बच्चे खुद सक्रिय होंगे चीज़ों को सीखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर प्रणाली। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे पूरी कक्षा में सक्रिय बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर चौथा विकल्प दिया गया है चेतना, जो कि गलत है। शयन, शयन मीन्स क्या होता है? सोना, तो यह भी गलत है। इसके बाद दिया गया विषुप्त, तो यह भी गलत है। सुषुप्त की बात की जाए तो यही इसका सही है। जैसे आपने सुना होगा जागृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। तो जागृत मीन्स जो एक्टिव है और सुषुप्त मीन्स जो डीएक्टिव है, जो कि एक तरीके से एक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सुषुप्त इसका विलोम हो जाएगा जागृत का। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष जाति के किसी विशेष जाति समूह के सभी अवयवों को वो रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बालक, लिख रहा हूं लड़का, तो लड़का क्या है? दुनिया में जितने लड़के होंगे उन सबका एक विशेष जाति यहां पर लड़के के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। मतलब ये कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं, मतलब कि उस कैटेगरी के सभी अवयवों को, सभी एलिमेंट्स को वो रिप्रेजेंट करेगा, उसे ही बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। सुरेश, मैंने आपको क्या बताया? लड़का बताया था। देखिए सुरेश जो है वो पर्टिकुलर किसी एक लड़के का नाम है। तो जब किसी पर्टिकुलर एक की बात की जाएगी तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे यहां पर सुरेश हो गया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम है। अगर मैं यहां पर बोल दूं लखनऊ तो ये पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम है। अगर मैं आपसे बोलूं पेन तो ये पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम है। तो जब भी वस्तु, स्थान या फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम की बात आएगी तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न में हमसे जातिवाचक पूछा गया तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। इसके बाद से दूसरे और तीसरे विकल्प की जब बात करते हैं तो देखिए ममता दिया गया है और अच्छाई दिया गया है।
ऐसा कोई भी टर्म जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आप ममता को छू करके महसूस तो कर नहीं सकते, देख तो नहीं सकते, अच्छाई को छू तो नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हाँ दुनिया में आज भी अच्छाई बाकी है और अच्छे लोग आज भी हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ पर अच्छाई क्या है और ममता क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव को हम लोग क्या करते हैं, भाव को हम छू थोड़ी सकते हैं, महसूस ही तो कर सकते हैं, फीलिंग ही तो ले सकते हैं, उसका भाव ही तो ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे जातिवाचक पूछा गया था। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पुस्तक। पुस्तक क्या कह रहा है, पूरे दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यही तो बताया था जातिवाचक में कि पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी के सारे एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करे, वही होता है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 1 पुस्तक इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। भाव का मतलब क्या होता है, फीलिंग, और फीलिंग क्या है, हमारे इमोशंस, और इमोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं। अब देखिए, हमारे जो संवेग होते हैं वो हमारे संज्ञान को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। आपने संज्ञान, संवेग, ये सब बहुत सारे टर्म पढ़े होंगे, किताब पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसे। मैं आपको चुटकियों में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। संज्ञान क्या होता है, किसी भी नए चीज़ के बारे में जानना ही संज्ञान है। जैसे आप किसी भी टॉपिक को लेकर के किसी को अगर ज्ञापन देने जाते हैं तो आप उनसे क्या बोलते हैं, सर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं, मतलब कि मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, आपको ये बात बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी नए चीज के बारे में जानते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में संज्ञान प्राप्त हुआ। आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने के बाद से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई, यानी आपके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हुआ। यानी जो कुछ भी नई नई चीजें आप सीख रहे हैं वही आपका संज्ञान है। नई जानकारियों को कलेक्टिव फॉर्म में एक्सेप्ट करना, नई चीजों के बारे में जानना। जब नई चीजों के बारे में आप जानेंगे तो जाहिर सी बात है आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, यानी आपने नई नई जानकारियों को, चीजों को जाना। अब जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो वो आपका संज्ञान हो गया, क्योंकि आप नई जानकारी उससे रिसीव कर रहे हैं। और संवेग क्या होता है, जो हमारे इमोशन। अब जो हमारे संवेग हैं वो हमारे संज्ञान को डायरेक्टली प्रभावित करता है, अब पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं और उस दौरान आप किताब लेकर के बैठे हुए हैं, तो आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता है क्योंकि आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन मान लीजिए आपके घर में कोई घटना घटी है जिसकी वजह से जिस कारण से आपका मन दुखी है, या फिर किसी भी कारण से आपका मन दुखी है, आपका मन विचलित हो रहा है, तो उस दौरान आप किताब लेकर के बैठे रहेंगे, 2 घंटे भी बैठे रहेंगे, आपके दिमाग में कुछ भी नई चीज़ें नहीं जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जो है वह उस दुखी के तरफ भाग रहा है और आप संज्ञान पर, यानी जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगर आप खुशी मुद्रा में पढ़ेंगे तो आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छे तरीके से होगा, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा। यानी जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जो इमोशन हैं, हमारे जो संवेग हैं, वो हमारे संज्ञान को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। अगर इमोशन पॉजिटिव तो संज्ञान पॉजिटिव तौर पर बढ़ेगा, और अगर इमोशन निगेटिव तो संज्ञान कैसा होगा, संज्ञान निगेटिव होगा। यानी कि आप नई चीजों को नहीं सीख पाएंगे। वहीं तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण में, यानी नई नई जानकारियों को प्राप्त करने के मार्ग में बाधक कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जो निगेटिव इमोशन होगा। अब चारों विकल्पों में देखिए कौन सा निगेटिव इमोशन है, संकोच। किसी भी जैसे आप कक्षा में बैठे हुए हैं, कक्षा में 50 बच्चे हैं, आप टीचर जब कोई टॉपिक पढ़ा रहा है आप संकोच कर रहे हैं कि मैं कक्षा में कैसे पूछूं कि सब हो सकता है बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगे। तो ये क्या है, ये निगेटिव इमोशन ही तो है जो आपको प्रश्न पूछने से रोक रहा है। तो ये निगेटिव इमोशन हो गया, तो जाहिर सी बात है बाधक होगा, तो ये हमारा उत्तर होगा। झिझक क्या है, जैसे कक्षा में बैठे हुए हैं आप प्रश्न पूछने से झिझक रहे हैं, ये भी तो एक तरीके से निगेटिव इमोशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके संज्ञान को निगेटिव तौर पर इंपैक्ट करेगा, यानी बाधक होगा। अब तीसरा देखिए शर्मिला होना। अब शर्मिला देखिए ये सभी चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। शर्मिला होना का मतलब जैसे आप कक्षा में हैं, अब संज्ञानात्मक विकास में सिर्फ किताब से इंफॉर्मेशन लेना नहीं होता है, बल्कि किसी भी माध्यम से नई चीज़ों के बारे में जानना। जैसे आप किसी से प्रश्न पूछ करके सीख रहे हैं कि जैसे आपने लेव वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा था कि सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, यानी अंतःक्रिया करके चीज़ों के बारे में सीखते हैं। अगर आप शर्मीले होंगे तो दूसरे से इंटरेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप शर्म करेंगे और दूसरों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो उस दौरान आप नया संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी तो आपके संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा है। अब तीनों
विकल्प जब सही है तो हम तीनों को तो टिक कर नहीं सकते, एक ही को टिक करना है, तो तीनों को काटिए, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। देखिए ये बहुविकल्पीय में आए तो केवल आपको इतना भी पता रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए लिखने वाले में आ जाए तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपका उद्देश्य केवल पेपर को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि आप डीएलएड के बाद से यूपी टेट की परीक्षा में बैठेंगे, सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे, सुपर टेट की परीक्षा में बैठेंगे, तो आप आज ही से डीप नॉलेज लेना शुरू करिए। यहां पर देखिए 6 कौन कौन से होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कैसे होता है? जैसे मैंने एक उदाहरण बोला, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, यानी कि मैं उदाहरण बता रहा हूं, मैंने आम खाया, मैं अभी सो करके उठा, यानी कि इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे लगता है कि अभी तुरंत ही काम खत्म हो गया, अभी तुरंत ही खत्म हुआ। जैसे मैं अभी सो करके उठी हूं, अभी मैं सो करके उठा हूं, मतलब जस्ट अभी उठा ही हूं, तो इसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, तो ये क्या है? ये भूतकाल में पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जैसे रीता सो रही थी, अभी ये कंटिन्यू है, पास्ट में कंटिन्यू है, रीता सो रही थी, ये मतलब कि जब ये किसी ने देखा उसको तब वो सो रही थी, यानी सोने का काम जारी था भूतकाल में, तो इसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे। पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल। जैसे अगर मैं बोलूं कि बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। दूसरा उदाहरण, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, यानी कि दुकानें बंद हो चुकी होंगी, पास्ट में है, लेकिन साथ ही साथ संदिग्ध भी है कि दुकान बंद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी इसे क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूतकाल बोलते हैं। और अंतिम एवं छठवां जो होता है हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है कि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, अगर तुमने एफर्ट किया होता तब आप पास होते, यानी पहले पर दूसरा वाला डिपेंडेंट है। और इसी प्रकार से दूसरा आप लिख सकते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा पर डिपेंडेंट है, फसल अच्छा होगा या नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हेतु मद भूतकाल बोलते हैं। तो टोटल ये 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन करिए। यहां पर 4 विराम चिन्हों के बारे में उदाहरण सहित आपको लिखना है। पहला आप लिख सकते हैं अल्प विराम। अल्प विराम कॉमा जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं उसी को बोलते हैं अल्प विराम। तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं 2-3 नाम लूं, जैसे कि राम, श्याम, हरि और गोपाल मेला गए। देखिए, तो राम के बाद मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, जैसे राम, श्याम, हरि। तो यहां पर जहां जहां थोड़ा थोड़ा ठहराव है, अब बोलने में तो हम लोग ठहराव महसूस कर रहे हैं, लेकिन लिखने में ये ठहराव दिखाने के लिए ही हम इस कॉमा जिसे अल्प विराम बोलते हैं उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पहला आप विराम चिन्ह अल्प विराम लिख सकते हैं और उदाहरण में इस प्रकार से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा आपको लिखना है पूर्ण विराम। तो जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है और अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े तो वहां पर क्या होता है? वहां पर पूर्ण विराम होता है। जैसे वाक्य कंप्लीट हो गया, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो वाक्य कंप्लीट हो गया। और यहां पर ज्यादा समय के लिए रुक रहे हैं तो यहां पर पूर्ण विराम इस प्रकार से खड़ी पाई लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका पूर्ण विराम। इसके बाद से जो तीसरा होता है वो आप लिख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? तो जब जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क के नाम से जानते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, क्या आप लखनऊ से आ रहे हैं, या फिर जहां स्थिति निश्चित ना हो, जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यहां पर भी आप अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मतलब कि आप निश्चित नहीं है कि आप वो पटना का रहने वाला है अथवा नहीं। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आप इस प्रकार से चीज लगाते हैं क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है।
या फिर आप पूछ सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जहां पर आपको परमिशन लेना रहे। तो इस प्रकार की जगहों पर आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। तो कोई भी आप उदाहरण दे सकते थे, जैसे कि क्या आप लखनऊ से आ रहे हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा तीसरा विराम चिन्ह हो गया। इसके बाद से जब आपको चौथा विराम चिन्ह लिखना रहे तो इसमें आप लिख सकते हैं विस्मयादि बोधक या फिर संबोधन या फिर आश्चर्य चिन्ह। तो यह हर्ष को, शोक को, भय को, चिंता को या आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, हाय यह क्या हो गया। तो जहां पर आपको फीलिंग दिखाना हो, जैसे वाह आप बहुत ज़्यादा हर्षित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, वाह आश्चर्यचकित हो गए हैं, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। तो ये वाला जो चिन्ह है इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी साइन और हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस प्रकार से आप कोई भी 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास की बात करें तो समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो ऐसा समासिक पद जिसमें पहला पद अव्यव होता है उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें अगर हम लोग तो इसमें आप लिख सकते हैं दूसरा तत्पुरुष समास। ठीक है, पहला अव्ययी हो गया, दूसरा आप लिख सकते हैं तत्पुरुष समास, तीसरा आप लिख सकते हैं इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिसमें पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद विशेषण हो। यानी कि आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं महात्मा, यानी आत्मा कैसा है? महान है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, और चौथा आप लिख सकते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? तो ऐसा समासिक पद जिसका पहला पद जो हो वो संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब कि संख्यावाचक संख्या का बोध कराने वाला हो। जैसे आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं चौराहा। तो यहाँ पर राह का मतलब क्या है? राह, और चौ मतलब कि चारों तरफ से जो रास्ता कटा हो। तो चौ जो है वो क्या? संख्या को दिखा रहा है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं तिरंगा, यानी कि पहला जो ती है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से आप त्रिभुवन लिख सकते हैं, पहला त्रि जो है वो 3 को रिप्रेजेंट यानी संख्या को दिखा रहा है। तो ये द्विगु समास बोलते हैं इसे। पांचवा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे बोलते हैं? तो ऐसा समासिक पद जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद, ये जिसे उत्तर पद बोलते हैं, दोनों प्रधान हो और बीच में एक तरीके से जो हाइफन का चिन्ह लगा रहता है वो लगा रहेगा, और जिसे योजक चिन्ह बोलते हैं, और साथ ही साथ दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे आप बोलते हैं माता पिता, देखिए माता पिता, तो दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी प्रकार से रात दिन बोलते हैं, इसी प्रकार से आप दाल रोटी बोलते हैं, सीधा सादा बोलते हैं, सुख दुख बोलते हैं, पाप पुण्य बोलते हैं। ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। और अंतिम होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे बोलते हैं? तो जब प्रथम और उत्तर पद दोनों प्रधान ना हो और किसी तीसरे शब्द की प्रधानता हो जाए तो वहां बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे चक्रपाणी, तो चक्रपाणी चक्र है हाथ, जिनमें हाथ में जिसके, उसे चक्रपाणी बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप चतुर्भुज बोल सकते हैं, तो 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाएं हैं जिसकी। तो बहुब्रीहि समास जो होता है वो अधिकतर किसके लिए यूज किया जाता है? वो भगवान देवी देवताओं के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप छठवां लिख सकते हैं बहुब्रीहि। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये टोटल समास के 6 प्रकार हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना था, सिर्फ 6 का आप नाम लिख देंगे तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, आपको आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अक्ष संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है? तो ये क के नीचे हलंत और प्लस मूर्धा स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हलंत होता है इसका मतलब ये होता है कि ये स्वर रहित है। जैसे कि जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन की परिभाषा ये कहती है कि ऐसे एक तरीके से वर्ण जो कि
स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। तो जो क आप इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें स्वर लगा हुआ है। इसका एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से होता है, ये क और ये अ, ये जो होता है ये स्वर होता है, और ये जो है ये स्वर रहित व्यंजन है। तो वहीं यहाँ पर हलंत का मतलब ये होता है, बहुत लोग बचपन में आप पढ़े होंगे कि इसको आधा का बोला जाता है। ये आधा का ना रिप्रेजेंट करके ये स्वर रहित बताता है। हाँ, इसका यूज बाद में जाकर के आधा का के रूप में किया जाएगा, लेकिन नीचे हलंत का मतलब ये हो गया कि इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये अरहित है, यानी स्वर रहित है। तो इस अक्ष का जो निर्माण होता है वह इन्हीं क प्लस मूर्धा स से होता है। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। यहां पर प्रत्यय दिया गया है आई। अब आई का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित कर दें या फिर नया शब्द बना दें। ठीक है, तो यहां पर आई से क्या बन जाएगा? एक आप लिख सकते हैं मिठाई, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं बुनाई। ठीक है, तो आपको दो ही शब्द बनाना था, तो इस प्रकार से कोई भी दो शब्द आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो आप 2 से 3 पॉइंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक के विचारों, भावों और मनोवृत्तियों का पता चलता है कि बालक किस प्रकार से सोच रहा है। जैसे कक्षा में कोई बालक है तो आप उससे मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने आप को रिप्रेजेंट करना। अब अपने आप को अभिव्यक्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो बच्चा बोल करके करेगा या तो लिख करके करेगा। तो जब बोल करके अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को बोलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति, जैसे बच्चा कुछ बोल रहा है, किसी टॉपिक के बारे में बोल रहा है, कोई प्रश्न का जवाब दे रहा है, तो आप उसके प्रश्न का जवाब सुन करके समझ सकते हैं कि हाँ, बच्चे की समझ इस टॉपिक के बारे में कहाँ तक है या फिर बच्चा कितना जानता है। यानी उसके विचारों, उसके भावों और उसकी मनोवृत्तियों के बारे में आप पता लगा सकते हैं। पहली उपयोगिता लिख सकते हैं इस प्रकार से। दूसरे प्रकार से आप लिख सकते हैं, दूसरा इस पॉइंट्स में, कि सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने व सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी मौखिक भाषा का ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे कि आप अगर समाज में किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसे लिख करके नहीं करते हैं, आप फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मौखिक तरीके से ही करेंगे। तो ये क्या करता है? ये हमें एक दूसरे से सामंजस्य बैठाने में और एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने और अपने आप को अभिव्यक्त करने में मदद करता है मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 1 नंबर का ही ये केवल प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्र के प्रकार लिखिए। पत्र बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं औपचारिक पत्र। देखिए, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा जो होता है वो होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ये बेसिकली 2 प्रकार होते हैं पत्र के, औपचारिक और अनौपचारिक। दोस्तों यहां से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन करिए। गद्य क्या होता है? जैसे आप कहानी हो गया, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, ये सभी गद्य के अंतर्गत आते हैं। और पद्य क्या होता है? जो आपका पोएट्री होता है, जो आपकी कविता होती है, वो पद्य के अंतर्गत आता है। तो गद्य पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कहानी बच्चों को क्यों बताया जाता है? कहानी के माध्यम से बच्चे कल्पनाशील बनते हैं, कल्पनाओं में एक तरीके से उसके बाद से धीरे धीरे क्रिएटिव बनते हैं कल्पना के माध्यम से। कैसे? ध्यान से समझिएगा। बच्चे को जब आप कहानी सुनाते हैं कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर गया, अचानक से उसके सामने शेर आ गया, उसने शेर को तलवार से 2 भागों में काट दिया, तो ये प्रत्यक्ष तौर पर बच्चा देख नहीं रहा है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को जब वो सुनता है तो उसकी एक इमेज उसके माइंड में बनती है और वो उन चीज़ों को इमेजिन करने लगता है। यानी कल्पनाशील बच्चा बनता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, वो चीज़ों को वो अपने माइंड में इमेजिन करके उसके बारे में कल्पना करने लगता है। तो ये बच्चे एक तरीके से कल्पनाशील बनते हैं और क्रिएटिव बनते हैं। किसके माध्यम से? गद्य शिक्षण के माध्यम से। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि छात्रों को मौन पठन की कला में दक्ष बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाता है। जैसे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं लिख करके या फिर बोल करके, तो आप सामान्य गद्य की भाषा में करते हैं, आप कविता वाली फॉर्म में थोड़ी करते हैं। जैसे कविता में क्या होता है, लयात्मक तरीके से आप चीज़ों को बताते हैं। तो आप जैसे लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आम जनजीवन में बातचीत कर रहे हैं दूसरों से, तो क्या आप कविता के माध्यम से बातचीत करते हैं? नहीं, बल्कि नॉर्मल सेंटेंस के माध्यम से बातचीत करते हो, और यही तो आपका गद्य होता है।
तो इसके माध्यम से क्या कह सकते हैं आप, इसके माध्यम से बच्चे मौखिक तरीके से और लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनते हैं गद्य शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि छात्रों में मानसिक, बौद्धिक और तार्किक शक्तियों का विकास होता है गद्य के माध्यम से, और गद्य के माध्यम से बच्चे गद्य साहित्य की समीक्षा करने के योग्य बनते हैं। तो ये सब कुछ 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में। अगला प्रश्न पूछा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन करिए। विधा का मतलब क्या हो गया कि किस किस फॉर्म में आप अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस करते हैं और किस किस फॉर्म में आप अपने आप को लिख करके अब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की विधाओं के बारे में। तो इसमें आप बेसिकली प्रश्नोत्तर विधि आती है, जिसमें लोगों से आप प्रश्न पूछ करके या और उसका जवाब दे करके आप मौखिक तरीके से इंटरेक्शन करते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं वार्तालाप विधि, यानी दूसरे से बातचीत करके इंटरेक्शन करके। तीसरा आप लिख सकते हैं सस्वर वाचन विधि। चौथा लिख सकते हैं वाद विवाद विधि, जैसे डिबेट किया जाता है तो कोई पक्ष में बोलेगा कोई विपक्ष में बोलेगा, तो ये भी तो मौखिक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस ही करना हुआ। ठीक है, तो ये भी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति की विधा है। इसके बाद से आप अगला लिख सकते हैं भाषण विधि, जैसे कि आप किसी टॉपिक पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसे भाषण विधि बोलेंगे। इसके बाद से चित्र वर्णन विधि, कोई इमेज दे दिया गया और उस इमेज को देख करके आप कोई कहानी बना रहे हैं या फिर उसका वर्णन कर रहे हैं, तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, चित्र को पढ़ करके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उस चित्र में आपको क्या प्रतीत हो रहा है। तो आप बोल करके ही तो कह रहे हैं, तो कुछ भी बोल करके अगर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगा। इसके बाद से कहानी सुनाना या फिर कहानी सुनना, ये सभी आपका मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा कविता पाठ और ये सभी विधियाँ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं के बारे में। तो आप अपने आप को लिख करके किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला पत्र लेखन के माध्यम से, यानी आप किसी को एप्लीकेशन दे करके, पत्र लिख करके इस प्रकार से कह रहे हैं। दूसरा उपन्यास लेखन के माध्यम से। तीसरा निबंध लेखन के माध्यम से। चौथा आत्मकथा लेखन के माध्यम से। पांचवा संस्करण लेखन के माध्यम से। छठा विवरण लेखन के माध्यम से और सातवां कहानी लेखन के माध्यम से। ये सभी क्या है, अपने आप को लिख करके अभिव्यक्त करने की विधाएं हैं। ठीक है, तो सब में आप एक एक लाइन लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। हमसे 2 उपाय पूछा गया है। तो पहला आप लिख सकते हैं कि ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, जैसे कि उच्चारण करते समय बच्चे जो होते हैं वो अगर उस ध्वनि को पहली बार सुन रहे हैं तो वो उच्चारण करने में गलती कर देते हैं। तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सबसे पहले हम उनको आदर्श रूप में उस ध्वनि का उच्चारण करके बताएं। या फिर जैसे क्षेत्रीयता का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बिहार के बच्चे जो होते हैं वो घोड़ा नहीं बोल पाते हैं बल्कि घोड़ा बोलते हैं, और सड़क को सड़क बोलते हैं। और हरियाणवी के बच्चे जो होते हैं, हरियाणा के जो बच्चे होते हैं वो हरियाणवी लैंग्वेज में थोड़ा सा उनका अलग ही टोन निकल करके आता है। तो ये सभी चीज़ें क्षेत्रीयता की वजह से हो सकती हैं, या फिर अगर बच्चा बचपन से ही उस चीज़ को गलत सुन रहा है। जैसे आप लोग देखेंगे लोग बोलते हैं यज्ञ में नहीं जा रहा हूँ बल्कि जग बोलते हैं, जग में जा रहा हूँ। तो ये सभी सुनते सुनते उनके मन में लगता है कि यही एक्चुअल वर्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ों को आदर्श तरीके से, मतलब कि सही तरीके से आप उच्चारण करके बच्चों को बताएंगे तो उनकी उच्चारण की जो त्रुटियां होंगी उनको दूर किया जा सकता है, उच्चारण संबंधी सुधार किया जा सकता है। पहला विधि ये लिख सकते हैं, यानी ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराना। और दूसरा बच्चों में जो एक तरीके से उच्चारण की त्रुटि हो सकती है, वह उनके जो मुख के अवयव होते हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी है तो इसके वजह से भी हो सकता है। तो आप बचपन में ही उनके माता पिता से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। तो इस प्रकार के 2 उपाय आप बता सकते हैं। और क्षेत्रीयता वाले जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। उच्चारण, जिन कठिन शब्दों में बच्चे को उच्चारण करने में दिक्कत आ रही है उसको आप ध्वनि के माध्यम से, जैसे टेप रिकॉर्डर में बार बार उन शब्दों को सुनने के लिए बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके बच्चों के ध्वनि उच्चारण संबंधी त्रुटियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखिए। तो काल की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि बच्चा खेल रहा है, यानी कि खेलने की क्रिया भी वर्तमान में जारी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्तमान काल हो जाएगा। बच्चे खेल रहे थे, यानी कि ये पास्ट टेंस हो जाएगा, भूतकाल, यानी जो काम बीत चुका है। और तीसरा बच्चे खेलेंगे,
यानी ये भविष्य में जाकर के कभी क्रिया हो रही होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, भविष्य काल बोलेंगे। तो इसी के आधार पर काल के 3 भेद बताए गए हैं। पहला वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, दूसरा भूतकाल, जो समय बीत चुका है, और तीसरा भविष्य काल, जो समय आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। कविता यानी गद्य की बात की जा रही है, तो गद्य जो होता है वो लयात्मक ध्वनि के साथ, जैसे एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया। तो ये लय में बच्चे को गा करके जब बताएंगे तो बच्चे क्या होते हैं, इससे आकर्षित होते हैं, उसमें रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, और इसलिए चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि शिक्षक पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करेंगे, यानी कि किस प्रकार से लय में बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि एक बार सबसे पहले आप आदर्श तरीके से बच्चे को पढ़ करके बताएंगे, उसके बाद बच्चे उसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो इससे बच्चे में इंटरेस्ट जगेगा। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो अशुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थी हैं उनसे कविता पढ़ाने से बचना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर एक बच्चे ने अशुद्ध उच्चारण किया तो उसी का अनुकरण करते करते दूसरे बच्चे भी उसका गलत उच्चारण करना सीख जाएंगे। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं कि बच्चों द्वारा सस्वर वाचन कराना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो आप आदर्श वाचन करेंगे, यानी सही सही बच्चों को उच्चारण करके बताएंगे, और बच्चे से बोल बोल करके, क्योंकि कविता में आप देखेंगे एक्टिविटी के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों में बताया जाता है। आपने पढ़ा होगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, यानी कि एक मोटा हाथी। तो इसको बच्चे को बोल करके तो बताया जाएगा कविता, साथ ही साथ अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी टीचर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मोटा, जब मोटा शब्द बोला जाएगा तो अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए मोटापे की तरफ इशारा किया जाएगा, और हाथी जब शब्द आएगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा किया जाएगा। आपने प्राइमरी स्कूल में, सरकारी या फिर प्राइमरी स्कूल में देखा होगा, तो मैडम या फिर जो टीचर होते हैं वो इसी प्रकार से बच्चे को बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इन सभी चीजों में एक्टिव होते हैं और उनको मजा आता है ये सभी चीजों को करने में। तो कविता को जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको विशेष तौर पर यह भी ध्यान देना है कि कुछ शब्द देकर के छात्रों से कविता बनाने के लिए कहा जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे और ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे। वर्ड से अगर वो कविता बना पा रहे हैं तो इसका मतलब वो और ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हैं और वो पद्य में या फिर कविता शिक्षण में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पद्य शिक्षण में बौद्धिक विकास के स्थान पर भावात्मक विकास पर बल दिया जाता है, यानी बच्चों में इमोशन जो एक तरीके से संवेग होते हैं उनके डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसमें बौद्धिक विकास पर कम जोड़ दे करके भावात्मक विकास यानी कि इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा एक तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बातें आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है पत्र लेखन की विशेषता बताइए। पहली विशेषता में आप लिख सकते हैं कि पत्र विचारों की प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से करने में सहायक है, यानी कि विचारों की प्रस्तुति यानी विचारों के एक्सचेंज, विचारों के आदान प्रदान में। जैसे आप तो ऑनलाइन ज़माना आ गया, आप व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज भेजते हैं, दूसरे को रिसीव होता है। पहले जब व्हाट्सएप और ये सभी चीज़ें इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं था तब लोग एक दूसरे से पत्र के माध्यम से इंटरेक्शन करते थे। यानी इसमें क्या होता था कि अपने विचारों को वो लिख करके भेजते थे और उधर से दूसरे के विचार को प्राप्त करते थे। इसी को बोलते हैं विचारों की प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से करने में पत्र सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं पत्रों के द्वारा मानव अपने सुख दुख को बांट लेते हैं। तीसरा लिख सकते हैं यह जनसंचार का सशक्त माध्यम है। चौथा लिख सकते हैं यह किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने और कुशलता पूछने का माध्यम है। इसके अलावा भाषाई कौशल के विकास में यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस प्रकार से आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर विशेषण तो आप जानते हैं कि ऐसा पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं, लेकिन ये विशेषण नहीं पूछा जा रहा है, ये क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है। यानी विशेषता तो बताएगा लेकिन किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा, ना कि संज्ञा और सर्वनाम की। अगर केवल विशेषण होता तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता। चूंकि ये क्रिया विशेषण है तो ये विशेषता बताएगा लेकिन क्रिया की विशेषता बताएगा। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं कि वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि मोहन
सुंदर लिखता है। तो मोहन यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लिखना यहां पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, ठीक है। और ये जो है सुंदर जो है वो क्या है, वो एडवर्ब है, एडवर्ब है। और एडवर्ब को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। और मैंने आपको क्या बताया, जो एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण होगा, वो वर्ब की विशेषता बताएगा। अगर पूछा जाए कि मोहन कैसा लिखता है, तो आप कहेंगे सुंदर लिखता है। यानी सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है, लिखने की। और लिखना क्या है, क्रिया है। तो सुंदर जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सुंदर क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज, एक सेकेंड गलत हो गया, वह तेज दौड़ता है। तो यहां पर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, दौड़ना क्या है, यहां पर वर्ब हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे आप इज एम आर के नाम से जानते हैं, तो वो यहां पर आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे तेज यहां पर जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की। अगर वो धीरे दौड़ता है तो वह धीरे के दौड़ना क्या है, यहां पर क्रिया है। और तेज दौड़ना, धीरे दौड़ना, ये तेज और धीरे क्या होता है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। उदाहरण सहित आपको लिखना था, तो कोई भी एक उदाहरण देकर के आप अच्छे से समझा सकते थे। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।